हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ कर्ण एंड वेलकम टू कर्ण IAS PCS एकेडमी। फ्रेंड्स, हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, उसका सेट नंबर आज 7 है। इससे पहले 6 सेट तक अपलोड किया जा चुका है। साथ ही साथ ये किस पब्लिकेशन का है तो मिशन 50 अर्थात रंजीत सर का है, और किरण पब्लिकेशन का भी अपलोड किया जा चुका है 1 से 20 तक का सेट। उसका PDF भी कर्ण IAS PCS एकेडमी टेलीग्राम चैनल पे, तो आप जाके देख सकते हैं। यानी सेट क्वेश्चन नंबर 1, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां कैसी थी? तो चौड़ी और सीधी। जी हाँ, इस तरह से था, चौड़ा और एक तरह से सीधा रास्ता बना हुआ था, इस तरह से था। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 1831 में बुधो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ? तो ऑप्शन बी, शिवभूमि यानी अभी का जो झारखंड का इलाका का पार्ट है, यहाँ पर हुआ था। ये कब हुआ था? 1831 में पलामू, हजारीबाग, इस सब क्षेत्र में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, स्वामी शाहजानंद निम्न में से किस से संबंधित थे? इनका संबंध किससे था? स्वामी शाहजानंद बिहार में मजदूर आंदोलन से नहीं फ्रेंड्स, मजदूर नहीं, बल्कि ये नहीं फ्रेंड्स, मजदूर नहीं होगा, ये आंसर गलत दे रखा है। इसका होगा किसान आंदोलन। बिहार में चूँकि इनको किसान मतलब किसान के नाम से फेमस है, उन्होंने पटना के बिहटा में 1928 में एक सभा भी किए थे और वहाँ से आंदोलन को गतिविधियाँ देते। साथ ही साथ भारत में जो भी किसान आंदोलन हुआ है, ये कहीं न कहीं इनसे इंस्पायर है। तो ये किसानों का मित्र या किसान, बहुत बड़े किसान नेता थे। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की किस भाषा में रचना की गई थी? तो जो पाली भाषा था, जी हाँ, बौद्धिक समय में कौन सा भाषा फेमस था? तो पाली। इससे 3 पिटक था। पिटकों की संख्या की बात करें तो 3 था, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी? तो अज्ञात लिपि है। सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि मिली है, उनकी 2 विशेषता है। एक, जिस कारण से सभ्यता का लिपि अभी तक अज्ञात है, मतलब 2 है। एक तो आम लेखन पद्धति के विपरीत दाईं से बाईं ओर लिखा जाता था। जी हाँ, ये फेमस है, कई बार पूछा जाता है किस तरह से लिपि लिखा जाता था, तो दाहिना से बायां की ओर। ठीक है। दूसरा, इस लिपि के अभी तक किसी सभ्यता की लिपि या शब्दों के सामंजस्य नहीं बना, यानी इसका अभी तक किसी भी लिपि से दूसरे लिपि से इसका कोई कोऑर्डिनेशन अर्थात सामंजस्य नहीं स्थापित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बिहार में कृषि आधारित उद्योग में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? तो अनाज आधारित, यहाँ बिहार में खाद्यान्न का मेन उत्पादन होता है, और बिहार जो है वो कृषि प्रधान राज्य है, जिसमें से मुख्यतः उत्पादन किया जाता है तो खाद्य पदार्थों का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ हुआ है? तो जो लेनदार है, जी हाँ, उसको लाभ होता है सर्वाधिक। मुद्रास्फीति मतलब क्या हुआ? रुपये का प्रसार बढ़ जाना। जैसे कोई आदमी बहुत ज़्यादा फैल गया, मतलब उसकी कैपेसिटी कम हो जाता है, लेकिन वो कहता है ना कि मोटा आदमी ज़्यादा फैला हुआ लेकिन उसमें दम नहीं है, ट्रिक के तौर पे। उसी तरह से मुद्रास्फीति मतलब मुद्रा का फैलना, मतलब उसका वैल्यू घट जाना। ठीक है। जब किसी चीज़ का वैल्यू घट जाए, मानिए आप किसी से 100 रुपया लिए हैं उधार, ठीक है, आज, अब क्या हुआ, इस 100 रुपया का वैल्यू घट गया। ठीक है, यानी 100 रुपया में आप कल तक जो आप 10 सामान खरीद रहे थे, आज आप केवल 5 सामान खरीद रहिएगा। तो आप किसी से लिए हैं, तो आप इसको क्या कीजिएगा, वापस कीजिएगा। उसके लिए घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि आप जब लिए थे उस समय ये 10 सामान खरीद रहा था, लेकिन जब आप दे रहे हैं रिटर्न में केवल 5 सामान घटा, मतलब उसका वैल्यू कम हो गया, यानी स्फीति यानी एक्सपेंड कर गया है। क्वेश्चन नंबर 8, अकबर के आरंभिक दिनों में उसका रीजेंट अर्थात संरक्षक कौन था? तो अकबर के आरंभिक दिनों में जो उसका बैरम खां था, यानी ऑप्शन देखते हैं क्या दे रखा है, बैरम खां इन ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मेवाड़ के महाराणा प्रताप को किस युद्ध में मुगल सेना
से पराजित होना पड़ा था। तो किस युद्ध से? ऑप्शन बी करनाल के युद्ध से। हालांकि फ्रेंड्स आपके नहीं फ्रेंड्स सी नहीं होगा, सॉरी सी होगा, ऑप्शन सी हल्दी घाटी के युद्ध में ये कहना चाह रहा था। हालांकि आपके सिलेबस में राष्ट्रीय युद्ध स्पष्ट दे रखा है, लेकिन चूंकि ये सेट में दिया हुआ क्वेश्चन है इसलिए डिस्कशन करना है। लेकिन आपको अगर इतिहास पढ़ना हो तो आपको फोकस करना है राष्ट्रीय आंदोलन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा सही नहीं है? ये फ्रेंड्स 65 बीपीएससी में पूछा गया था। जी हाँ, ये क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन सा गलत है तो देख लेते हैं। तो देखिए संथाल बांका जिला में है, मतलब ये क्वेश्चन वन ऑफ द टफ क्वेश्चन था। ठीक है, मुंडा जमुई में है, उराव सुपौल में भी है, लेकिन खारवाड़ जो है वो भागलपुर में नहीं है, यानी ऑप्शन डी हुआ। ये बहुत टफ क्वेश्चन है क्योंकि बिहार में एक जाति का देखना मतलब जनजाति का ये चुनौती वाला काम है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित घटनाओं को काल अनुक्रमित क्रम में लिखे, यानी पहले कौन हुआ बाद में कौन हुआ, इस तरह से। तो सबसे पहले क्या हुआ? वास्को डी गामा आया कब? 1498 में, सबसे पहले यही हुआ। तो 2 यानी पहले, यानी ऑप्शन केवल और केवल बी से आपको कम चल जाएगा। यानी बाकी क्या है? बाबर ने मुगल, तो बाबर का आप जान ही रहे हैं कि 1526 में इसका शुरुआत होता है कहानी। यानी उसके बाद सिपाही विद्रोह, सिपाही विद्रोह किसको कहते हैं? तो 1857 का रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, यानी आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ हिस्सा लेने कौन गया था? तो सरोजनी नायडू। जी हाँ, इस जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उसमें से आपको ट्रिक के तौर पे क्या रखना है, क्योंकि गांधी जी एकमात्र कांग्रेस के प्रतिनिधि थे और बाकी जो सदस्य किसका है? कांग्रेस का। यानी आप सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस से थे उस समय, उसके अलावा जवाहरलाल नेहरू जी कांग्रेस के थे, उसके अलावा बाबू राजेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के थे। यानी आपको ऑप्शन बी मारना है। ठीक है, सरोजनी नायडू। बाकी एक और सवाल आता है कि सभी सम्मेलन में किसने पार्टिसिपेट किया? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। किसने? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। और ये सम्मेलन हुआ कब था? द्वितीय 1931 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, पंजाब में कृषि आंदोलन आयोजित करने के लिए लाला लाजपत राय को किस वर्ष निर्वासित करके मंडले जेल भेजा गया था? तो 1907 में। कब भेजा गया था? 1907 में। एक और व्यक्ति है जो मंडले जेल में गए थे, वो काफ़ी फेमस थे, तो तिलक जी। जी हाँ, तिलक जी को भी मंडले जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, किस गवर्नर जनरल ने रोपर में महान रंजीत सिंह को सम्मानित किया था? तो बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक, यानी अर्थात ऑप्शन बी। इसका कार्यकाल कब से कब तक है? 1928 से 32 से फिर 35, मतलब गवर्नर फिर गवर्नर जनरल, इस तरह से, मतलब गवर्नर जनरल एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15, 1937 में देसी भाषा के माध्यम से बुनियादी शिक्षा को बढ़ावा या देने के लिए गांधी जी को इस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए शिक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया था? यानी गांधी जी ने शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सम्मेलन किया था? ये फेमस है वार्धा के नाम से, अर्थात ऑप्शन डी। ये कब हुआ था? 1937 में, देसी भाषाओं के लिए। नेक्स्ट सूरत भी हुआ था। सूरत में काफ़ी बार पूछा जाता कौन हुआ था? तो सूरत में हुआ था। अब देखिए, आप किसी का अगर सूरत देख लीजिएगा तो आपके क्या हो जाएगा? अगर 2 दोस्त हैं तो आपका विभाजन होना, मतलब विभाजन होना, तो यानी लड़ाई। तो सूरत में क्या हुआ? विभाजन हो गया किसका? कांग्रेस का। 1907 से सूरत और विभाजन। क्वेश्चन नंबर 16 असहयोग प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पास किया गया था? ये कब हुआ था? 1920। तो 1920 के आसपास कौन सा सम्मेलन हुआ? तो कोलकाता का अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन था 1920 में। एक सवाल और आपके दिमाग में आया होगा, कोलकाता में 2 सम्मेलन हुआ था। कब? 1920 में। एक जो विशेष अधिवेशन था जिसमें इसको असहयोग आंदोलन को पारित किया गया था। दूसरा था जो वार्षिक होता था दिसंबर माह में। ये कहाँ हुआ था? तो नागपुर में। ये कहाँ हुआ था? नागपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र कितना प्रतिशत है? तो कितना % है? ऑप्शन ए दे रखा है। लेकिन फ्रेंड्स आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर लेटेस्ट डेटा आए ना, लेटेस्ट डेटा हाल ही में किया गया, तो अभी 15.3% है।
इसको बीपीएससी पूछा भी है 66 में या 67 में। उसके अलावा कितना परसेंट वृद्धि हुआ है, 11.3% से बढ़ के 15% हुआ है। ठीक है, इस बात को भी देखना है कि लेटेस्ट पूछ रहा है या क्या पूछ रहा है। यानी जो 22 में जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आया उसके अनुसार ये सब डेटा है। अब सवाल ये है कि सर्वाधिक वन क्षेत्र बिहार के किस जिला में? तो ये जो क्षेत्र है कौन सा, पश्चिम चंपारण, ये पतझड़ वाले ये जो सबसे अधिक वन क्षेत्र वाले जिला में से एक आता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन पुराना है, आपको नया डेटा याद करना है। 15.3 और वृद्धि हुआ 11.3 से। क्वेश्चन नंबर 18, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के दौरान भारत का आर्थिक अपवाद सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी। हालांकि आरसी दत्त और इस तरह से कई मेन ने भी प्रस्तुत किया था। इसका मतलब था किस तरह से भारत के धन को सींच कर ब्रिटेन भेजा जा रहा है, और इनका क्या नाम है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कौन सा व्यापार संघ भारत में सबसे पुराना है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अर्थात ऑप्शन सी अखिल भारतीय मजदूर संघ। आईटक है, ये पढ़ना भी रहता है LSW में। अभी जैसे फॉर्म आ गया बीपीएससी का, जी हाँ, इसमें भी इस बार क्या किया, कंबाइंड रूप से तो CDPO को फॉर्म भी लाया है। ठीक है, जिसमें एक ऑप्शनल रहता है, ऑप्शनल के तौर पे क्या रहता है, LSW। अगर आपको उसमें किसी तरह कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो आप उससे उससे रिलेटेड कोई भी सवाल कमेंट कर सकते हैं। ये गठन कब हुआ था ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 31 अक्टूबर 1920 को। जी हाँ, अब देखिए एक चीज़ और आपको दिमाग में लाना है, ये गठन क्यों हो रहा था? तो 1919 में जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन बना था ILO, ठीक है, उसके बाद से पूरी दुनिया में मजदूर प्रति सजगता बढ़ गया था। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन चटगांव शस्त्रागार लूट में शामिल नहीं था? पहले इसका नेता कौन थे? तो डॉक्टर सूर्य सेन, यानी हीरो कौन थे इसका, सूर्य सेन। अब सवाल है कौन शामिल नहीं था? तो दिनेश गुप्ता नहीं था, आंसर होगा डी। बाकी कल्पना दत्त, सूर्य सेन, मास्टर सूर्य सेन, ये थे ही मेन आदमी। दूसरा प्रीति लता वडेकर, ये तीनों शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्थलमंडल शब्द किससे संबंध रखता है? तो पृथ्वी के भूपट्टी का, जी हाँ, ऊपर वाले पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है? जापान को लैंड ऑफ द राइजिंग सन क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? स्वाभाविक सी बात है, कारण है क्या कि जापान विश्व में एक ऐसा देश है जो पूर्व में सबसे अंतिम छोर पर है, अतः वहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है। यही वजह है, जी हाँ, यही वजह है। अगर आप ग्लोब पे देखिएगा, ग्लोब पे ये मानिए 180 डिग्री है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना गया है। इसके पूर्व में जाने पे क्या होगा, एक दिन कम जाएगा, और इसके पश्चिम में जाने पे एक दिन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पूर्व में क्यों? क्योंकि जापान सबसे अंतिम छोर पर देश है, और ये कह सकते हैं कि पूर्व में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है, विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? ये करेंट का डेटा है, कौन सा देता है? तो रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। किस देश में रहता है? तो सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर इधर, जी हाँ, ये मानिए अफ्रीका है। अफ्रीका का ये जो पार्ट है, यहाँ से ये सिराको चलता है, और ये भूमध्य सागर होते इटली के पास जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किसका दैनिक तापमान अंतर सर्वाधिक है? तो सिंपल सी बात है, कहाँ दैनिक ज़्यादा होगा? तो देखिए महासागर, आप जानते हैं कि पानी का टेम्परेचर न जल्दी बढ़ता है न जल्दी घटता है, तो ऑप्शन ये खत्म। पर्वत, तो पर्वत में तो ऊंचाई पर है ऑलरेडी, ये क्या होता है, एक इक्वेटर से अगर पर्वत की ओर जाइएगा टेम्परेचर घटता है, तो ये भी ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। पठार कोई बात नहीं है, यानी मरुस्थल में सिंपल सी बात है, आप कई बार टच किए होंगे, बालू बहुत जल्दी गर्म होता है, बहुत जल्दी ठंडा होता है, अर्थात यहाँ संबंध किससे है? तो मरुस्थल से। किससे? तो मरुस्थल से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? निम्न में से किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? ये क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया था। तो किस में सर्वाधिक देश है? तो अफ्रीका में। ऑप्शन सी। कितना देश है?
तो देश की बात करें तो 54 देश है इसमें, ठीक है। जबकि एशिया की बात करें तो कितना है, एशिया में 52 देश है, यूरोप में 51। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल जनसंख्या की, मतलब कुल आबादी या कुल जनसंख्या की तुलना में सर्वाधिक है। सर्वाधिक किस स्टेट में है, तो ऑप्शन सी मिजोरम, ठीक है। वर्तमान में मिजोरम का लगभग 95% जो आबादी है वो विविध आदिवासी मूल की है। जी हाँ, आदिवासी मूल के है, ठीक है, 95%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राज्य में स्थित है, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, तो आंध्र प्रदेश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 निम्नलिखित शहरों में से किस शहर के निकट तिलाताना मंदिर स्थित है, तो कहाँ पर है ये, भावनगर है कहाँ पे, तो गुजरात में। कहाँ पर है, गुजरात में। कहाँ, तो शत्रुंजय नदी निकलती है, इसी के आसपास का ये क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 निम्न में से किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, तो अगर आपको याद हो मैप में से तो ये देखिए गुजरात का लंबी है, लेकिन पूछ रहा है निम्न में से, अर्थात ऑप्शन को देखना पड़ेगा। इन ऑप्शन में दे रखा है गुजरात सर्वाधिक लंबा है, गुजरात का कितना है, तो 1600 किलोमीटर के आसपास है। आंध्र प्रदेश 1600 नहीं हुआ फ्रेंड्स, ये डेटा गलत है। टोटल ये जो है ना, ये लंबाई इसका है 1600, ठीक है। तो 900 कुछ 1200 के आसपास है इसका शायद, और 900 के आसपास 960 है आंध्र प्रदेश का। तीसरे नंबर पर कौन सा है, तमिलनाडु 720 किलोमीटर, यानी गुजरात टॉप पे, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद तमिलनाडु, यानी G80, ठीक है। ट्रिक के तौर पर याद कर सकते हैं G80। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है, ये कहाँ पर है, तो असम में ये नदी द्वीप है, और किस नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। जी हाँ, ये जिला भी घोषित किया गया है, माजुली जिला, जो दुनिया का सबसे बड़ा जो क्या कहते हैं ये नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है देशों के निम्नलिखित समूह में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की साझा सीमा है, तो किसके साथ है, तो देश पूछ रहा है। तो पहले आप थोड़ा सा मैप देख लीजिए, फिर आप खुद आंसर निकाल लीजिएगा। मान लीजिए ये इंडिया है, ये नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, ये वाला मेघालय, बांग्लादेश, ठीक है। अब देखिए ये कौन सा, पेन कलर चेंज कर देते हैं फ्रेंड्स, आपको खुद ऑप्शन निकालना है। ये मेघालय है, ये देखिए ये भूटान है, भूटान, ठीक है। ये चाइना, ऊपर वाला पार्ट चाइना का है, ये है म्यांमार का, नीचे क्या है, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश तो टच करेगा नहीं, क्योंकि बीच में क्या है, असम है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन देखिए, ये देख लिए, यानी कौन कौन देश है, चाइना, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद भूटान, चाइना, भूटान, म्यांमार, यानी CBM। ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। भूटान, चीन, म्यांमार, इन ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 सर क्रीक नेविगेशन कहाँ स्थित है, ये कहाँ पर है, गुजरात के साथ लगी भारत पाक सीमा पर। जी हाँ, अगर आपको याद हो ये गुजरात है, ठीक है। मान लीजिए ये इंडिया का पार्ट है, ये जो पार्ट है ना, ये लाइन जो है ये क्या है, सर क्रीक, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 भारत का कौन सा संघ शासित प्रदेश ऐसा है जिसमें 4 जिले हैं किंतु वह किसी भी संघ शासित राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, ये किसके बारे में कह रहा है, 4 जिला एकमात्र जो क्षेत्र है वो पौंडीचेरी में है। जी हाँ, कितने जिले हैं, 4 जिला, जिसमें से पौंडीचेरी और कराईकल जो तमिलनाडु तट पर है, इसका 3 अलग अलग स्टेट में है। ये जो तमिलनाडु है इसमें कौन जिला है, तो पौंडीचेरी और कराईकल। ये पूछ सकता है कि कराईकल और पौंडीचेरी किस राज्य में है, तो पौंडीचेरी है तमिलनाडु में, ठीक है। दूसरा जो यनम ये कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश, वैसे यनम ऐसे आंध्र प्रदेश,
और बाकी एक जो है वो माहे, तो माहे या मोहनी कह सकते हैं। केरल में क्या है, माहे या मोहनी, मतलब ट्रिक बना सकते हैं कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? किसके साथ है ये? तो बांग्लादेश के साथ। कितना है? तो 4000 लगभग 4100 है, लेकिन अगर लगभग लग जाए 41, अगर एग्जैक्ट डेटा पूछ दे तो 4096.7 किलोमीटर। ठीक है। नेक्स्ट वही बात की जाए नेपाल के साथ कितना है, तो नेपाल के साथ है लगभग 1700, लगभग नहीं 1751 किलोमीटर है। उसके बाद भूटान के साथ, भूटान है 699 यानी 700 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार तो 1643। सबसे कम किसके पास है? अफगानिस्तान के पास 106 किलोमीटर के आसपास है, 106 किलोमीटर। और अभी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, अर्थात वो हमारे भविष्य का, मतलब अभी है, भविष्य में आ ही जाएगा कंट्रोल में। क्वेश्चन नंबर 36, औसत स्थिर लागत चक्र डैश होती है? तो होती है यू आकार का। ठीक है, औसत यू आकार का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, प्रति व्यक्ति आय बराबर है, क्या होता है? राष्ट्रीय आय, मतलब प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो नेशनल इनकम जो होता है बाय टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है? पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के अंतर्गत दी गई है? ये भी क्वेश्चन 66 में पूछा गया था। तो ऑप्शन डी किस में दिया गया? ऑप्शन डी यानी अनुच्छेद 243 जी। अब देखिए, ये जो 29 विषय है ना, इसमें दो तरह के विषय, एक तो ऐच्छिक विषय है, जी हाँ ऐच्छिक है, दूसरा कंपलसरी है। तो ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखना है। और पंचायती राज संस्था की बात करें, इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? 1992 में, लेकिन लागू कब हुआ? 1993 में। कब? 1993 में। कितने तारीख को? तो 24 अप्रैल को। यही वजह है कि प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस। कौन सा संविधान संशोधन था? तो 73वें संविधान संशोधन। इससे संबंधित संस्था पूछा जाता है, कौन है? बलवंत राय मेहता समिति, उसके अलावा अशोक मेहता समिति, उसके अलावा एल एम सिंघवी और राव समिति, इसके अलावा भी बहुत सारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नागरिकता संशोधन कानून कब पारित हुआ? ये क्वेश्चन भी पूछा गया 66 बीपीएससी में। देखिए, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, मतलब बिना ऑप्शन को भी चेंज किए एज इट इज़ दे रखा है, यानी कब? 11 दिसंबर 2019 को, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें क्या था? जो हमारे पड़ोसी देश है उससे जो मतलब भारत में नागरिकता देने की बात किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, उपभोक्ता अधिशेष सर्वाधिक होता है, किस स्थिति में होता है? तो आरामदायक वस्तुओं में, ऑप्शन सी। कह रहा है कि यह भुगतान राशि विक्रय मूल्य से अधिक होता है। आरामदायक वस्तुओं में सर्वाधिक उपभोक्ता अधिशेष होता है, क्योंकि उपभोक्ता इन वस्तुओं के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार, यानी जो सुख सुविधा के लिए है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि आपको कार तो चाहिए छोटा सा भी, ठीक है, मान लें आपको स्कॉर्पियो से कम चल जाएगा, लेकिन आप लीजिएगा रॉयल्स रॉयल। आपको चाहिए स्प्लेंडर से कम चल जाएगा, लेकिन आप लीजिएगा बुलेट ही। ठीक है, तो इस तरह से मतलब ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 41, विश्व में प्रथम प्रधानमंत्री, महिला प्रधानमंत्री किस देश की बनी थी? ये श्रीलंका की थी। जी हाँ, ये कब बनी थी? कह रहा है श्रीलंका की पहली प्रधानमंत्री श्री माओ भंडारकर थी। यह श्रीलंका की ही नहीं बल्कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री। जी हाँ, श्रीलंका नहीं बल्कि विश्व की प्रथम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित होता है? तो कौन सा देश है? तो सऊदी अरब। जी हाँ, यहाँ भी प्रिंस अभी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, CTBT व्यक्त करता है। तो ऑप्शन क्या है? शस्त्र नियंत्रण उपाय। जी हाँ, CTBT है क्या? तो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो ये 1996 में किसके तत्वाधान में? तो यूनाइटेड नेशन के तत्वाधान में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, जन इच्छा की संकल्पना का समर्थन किसने किया था? तो रूसो ने किया था।
किसने किया था? रूसो। ये बहुत बड़े फिलोसफर है। क्वेश्चन नंबर 45, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार और लेखा परीक्षा के रूप में कार्य करता है? किसको करता है? संघ और राज्य क्षेत्र। जी हाँ, ये दोनों के लिए काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, एकल स्थानांतरणीय मत यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रणाली में प्रत्येक मतदाता सदस्य अपनी प्राथमिकता बताता है। किसके लिए बताता है? सभी मतदाता के लिए। जी हाँ, जो सभी उम्मीदवार होगा, सभी उम्मीदवार के लिए बताता है। जैसे नहीं समझे इसको देखिए, मानिए ये बॉक्स है, ठीक है, मानिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, 3 उम्मीदवार है, A, B, C। तो मानिए आप ये आप क्या है, ये संसद है, तो आपको चूज करना होगा कि आप मानिए आपको 2 नंबर पर, 2 जो व्यक्ति है B नंबर, वो आपको 1 नंबर पर पसंद है, यानी पहले पसंद आपको कौन है? 2 नंबर व्यक्ति। फिर आपको 3 नंबर व्यक्ति पसंद है, इसको 2 नंबर पर प्रेफरेंस दिए, और फिर आपको मानिए 1 नंबर व्यक्ति तीसरे स्थान पर पसंद है, तो इसको तीसरा स्थान दिए, यानी प्रेफरेंस यानी वरीयता क्रम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, कानून को लागू कराने का कार्य है, किसका काम है? कार्यपालिका का। कानून बनाने का काम किसका है? तो विधायिका का। और इसका समीक्षा कौन करता है? कार्यपालिका और न्यायपालिका किसके किसके कानून को? तो कार्यपालिका द्वारा किए गए कार्य को भी और विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को भी। इवन खुद के बनाए द्वारा कानून को भी ये निरीक्षण परीक्षण यानी जो परीक्षण, पुनः परीक्षण, रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू सब कुछ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 48, केंद्रीय सरकार के सिविल अधिकारी में सर्वोच्च कौन होता है? ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है कई बार। तो कौन होता है सर्वोच्च अधिकारी? तो कैबिनेट सचिव। जी हाँ, कैबिनेट सचिव टॉप अधिकारी होता है, जो केंद्रीय सचिवालय का मुख्य अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, क्या कह रहा है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत व्यापारिक संगठन डैश डैश सूची का विषय है, किसका? तो समवर्ती सूची। किसके तहत? अभी जो किसान आंदोलन हो रहा था, जी हाँ, किसान आंदोलन, इसमें इसी बात को लेकर हो रहा था। समवर्ती सूची का एक विषय था, वैसे विषय था राज्य सूची का, लेकिन उसको व्यापार जो है ना, व्यापारिक, ये आ जाता है समवर्ती या फिर केंद्र सूची के अंतर्गत हो, तो समवर्ती सूची को लेकर ही विवाद था। ठीक है, और बात की जाए तो समवर्ती सूची में विषय कितना है? टोटल कितना है? 52। पहले कितना था? पहले 47 था। 5 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत भवनों एवं भूमि पर कर या भूमि कर डैश सूची का विषय है। तो भूमि कर किसका विषय है? तो राज्य सूची का है, ऑप्शन बी। इसके अलावा कुछ और राज्य सूची का विषय है जो बार बार पूछा जाता है। राज्य सूची में टोटल कितना विषय है? तो 61। कितना है? 61। ठीक है, अब देखिए कुछ और, जैसे कि कृषि, इसमें कृषि दे रखा है, नहीं कृषि दे रखा है, पुलिसिंग, ठीक है, ये सब राज्य सूची का विषय है। संघ सूची में नागरिकता, संचार, बैंकिंग, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी, ये सब उसके अंतर्गत कुछ भी होता है तो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, विद्युत परिपथ में फ्यूज समायोजित जुड़ा होता है। सवाल है कैसे? तो जीवित तार के साथ श्रृंखला में। जी हाँ, ये मानिए ये सीरीज है, ये है, ये जो श्रृंखला है ना, इसी पे फ्यूज जुड़ा होता है। कहाँ में? श्रृंखला में, मतलब यहाँ पे, ताकि दोनों वायर बच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में कौन सी तरंग निर्वात से नहीं गुजर सकता है? तो आपको पता होगा ध्वनि तरंग के लिए जरूरी है किसी का माध्यम, अर्थात होगा क्या? ध्वनि तरंग, ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए ध्वनि तरंग कैसा है? तो अनुदैर्घ्य। कैसा है? तो अनुदैर्घ्य। ये भी पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एक सवाल और पूछा जाएगा कि ध्वनि की स्पीड किस में ज़्यादा होगा? देखिए आपको जैसे मान लेते हवा दे दे, ठीक है, हवा दे दे, पानी दे दे, और मानिए कोई चीज़, मानिए आयरन दे दिया, लोहा, या इसको सॉलिड, इसको आपका हवा मतलब एयर, सॉरी गैस, पानी मतलब लिक्विड, पानी हो, तेल हो, कुछ भी हो, और आयरन मतलब सॉलिड। तो आपको क्या ध्यान रखना है? गैस, सॉलिड एंड लिक्विड, मतलब गैस, लिक्विड एंड सॉलिड, ये उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 53, जब एक बार चुंबक या मैग्नेट को 2 समान भागों में विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक भाग की ध्रुवीय क्षमता क्या होगा?
तो पूर्ववर्ती बना रहेगा। जी हाँ, आप चुंबक को कितना भी छोटा कर लीजिएगा वो उसका नॉर्थ पोल साउथ पोल दोनों एज इट इज रहता है, उसका जो कैपेसिटी है वही रहेगा। तब तक कैपेसिटी मेंटेन रहेगा जब तक उसको आप बहुत ज़्यादा हीट ना दे देते। अगर बहुत हीट दीजिएगा तो वो कोयला बन जाएगा। नेक्स्ट मतलब ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, लेड स्टोरेज बैटरी में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? किसका? तो लेड स्टोरेज बैटरी में तो किसका किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जी हाँ, क्या होता है? H2SO4 का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है, गर्मियों में अत्यधिक पसीने से बचाव के लिए निम्न में से कौन सा यौगिक घमौरी नाशक पाउडर के रूप में प्रयोग किया जाता है? किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। नहीं फ्रेंड्स, सल्फ्यूरिक नहीं बल्कि बोरिक अम्ल होता है। सॉरी, ऑप्शन ए होगा बोरिक अम्ल। ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है? H3BO3। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, पदार्थ जिसका उपयोग खाद्य पदार्थों के परीक्षण में किया जाता है, क्या है ये? तो बेंजोइक अम्ल होता है। जी हाँ, क्या है? बेंजोइक अम्ल के सोडियम लवण। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया था, हालांकि कई बार पूछा गया है, लेकिन लेटेस्ट जो पूछा गया वो सोडियम बेंजोएट होता है, जो कि ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 57, ऐसे सूक्ष्मजीवी जो बीमारी पैदा करते हैं तो कौन है? रोगाणु होता है, ऑप्शन सी यानी पैथोजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि संक्रामक रोग SARS का पूर्ण रूप है, तो ऑप्शन बी क्या है? सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, SARS। ये जो आपको आया होगा कहाँ पे सुनने में? कोविड किसका मतलब फैमिली ग्रुप का है, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो सार्स। ठीक है, सार्स यानी सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 59, रेबीज क्या है? ये क्या है? विषाणुजनित रोग है। ठीक है, इसका मेनली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। यह रोग संक्रमित जानवरों के काटने या नोचने से मानव तक पहुंचता है। ठीक है, इससे क्या होता है? रेबीज से तो जान ही रहे, कुत्ता वाला मतलब ये पानी से व्यक्ति को डर लगता है, यानी हाइड्रोफोबिया। क्वेश्चन नंबर 60, पादप की वह प्रजाति जो कम पानी में जीवित रह सकती है, तो कौन सा है? मरुद्भिद यानी जो डेजर्ट जो रहता है। इसमें एक सवाल और पूछा जाता है, इसके जो जड़ है वो लंबा क्यों होता है? तो पानी के तलाश में। एक सवाल और पूछा जाता है कि इसका पत्ता, ये जो पत्ता नहीं होता है क्यों? तो पत्ता होता है लेकिन कांटा में क्यों बदल जाता है? तो ताकि जो इवोपरेशन दर है, यानी उसको क्या कहते हैं, वाष्पीकरण का जो दर है वो कम हो सके और पानी कम से कम क्या हो, बाहर निकले, इसीलिए पत्ता जो है वो कांटा में रूपांतरित हो जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोखले जी थे, ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले जी। जी हाँ, और गोखले जी का राजनीतिक गुरु कौन था? तो रनाडे। जी हाँ, गोखले जी कौन था? रनाडे था, इस तरह से। ठीक है, और गांधी जी का कौन? गांधी जी किसको माना जाता है गुरु? सॉरी, गांधी जी के चेला कौन थे? तो नेहरू जी, यानी सबसे पहले रनाडे जी, फिर गोखले जी, फिर गांधी जी और फिर नेहरू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, वंदे मातरम किस पुस्तक से संबंधित है? तो ऑप्शन ए आनंद मठ। जी हाँ, आनंद मठ। इसका रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी जी। ठीक है, और ये इसी से मतलब इंस्पायर होके सन्यासी विद्रोह भी कहीं न कहीं हुआ है। नेक्स्ट गीतांजलि किनका था? ये टैगोर जी का है, और ये इसको मिला भी था नोबेल पुरस्कार, जो एशिया का प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 63, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई? तो ढाका में हुआ था, ऑप्शन सी होगा। कब हुआ था? 1906 में, दिसंबर 1906 में। ठीक है, और इसमें एक सवाल और पूछा जाता है कि किसकी अध्यक्षता में हुआ था। ये सवाल पूछा तो कई बार, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है, इसकी अध्यक्षता में आपको वरीयता क्रम देखना है। क्या देखना है? तो उस समय जो ढाका के नवाब था
सलीमुल्लाह खां, ठीक है, वो व्यक्ति था। अगर पहले रहे सलीमुल्लाह खां तो उसी के साथ जाना है, वो नहीं रहे तो फिर आगा खां के साथ जाना है, ठीक है। ये भी ना रहे तो जो मोहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था, और तीनों रहे तो ई ऑप्शन के साथ जाना है। अगर एक पूछते निम्न में से कौन था या प्रमुख कौन था, फिर सलीमुल्लाह खां के साथ आपको जाना है। फ्रेंड्स, थोड़ा ये सब क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग पे स्ट्राइक करें। और जो प्रीवियस ईयर की झंझट है, जी हाँ, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोच रहे हैं कि बार बार देखें, तो यकीन मानिए आपके लिए मैं देख रखा हूँ, बस आपको सुनते रहना है। क्वेश्चन नंबर 64, डॉक्टर BR अम्बेडकर या भीमराव अम्बेडकर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन भी नहीं बदला गया, यानी जो ऑप्शन वहाँ था प्रीवियस ईयर में वो एज इट इज़, यानी 1891 और 56, जी हाँ, मतलब वहाँ भी ऑप्शन बी है, यहाँ भी ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? देखिए, खिलाफत के प्रश्न पर, लेकिन पूछ क्या रहा है, असहयोग आंदोलन, यानी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। शुरू कब हुआ? 1920 में। तो चलिए देखते, खिलाफत कब हुआ था? 1919 में। खिलाफत कब तक चला? 1924 तक। असहयोग कब तक चला? 1922 तक। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं, क्या होगा? बी। ऑप्शन क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो 1885 में, ठीक है। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। इसका प्रथम अधिवेशन बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में दिसंबर 1885 में संपन्न हुआ, जिसके अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, भारत की सती प्रथा को किसने समाप्त किया? तो किसने समाप्त किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक 1829 में। किसके प्रयास से? तो राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से। पहली बात। दूसरी बात, अगर सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो ये पूछा जा सकता है कि भारत में सती प्रथा को प्रतिबंधित करने का प्रयास किसने किसने किया? जब प्रयास आ जाएगा तो फिर इसमें कई व्यक्ति आ जाएगा, इवन अकबर आ जाएगा, या फिर जो पुर्तगाली गवर्नर था, पुर्तगाली का प्रथम गवर्नर था, वो आ जाएगा, मतलब कई व्यक्ति आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है। तो बताया था आत्म नियंत्रण। अब बाकी तो आप समझ ही रहे हैं, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 69, 1857 के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक था, तो क्या था? कमल और रोटी, ऑप्शन ए। एक सवाल और, ऐसे सवाल तो बहुत पूछा जाता है, लेकिन बिहार के संदर्भ में इसके प्रमुख नेता कौन थे? तो बाबू वीर कुंवर सिंह। कहाँ के थे? तो आरा जगदीशपुर के। लेकिन 64 BPSC में विवाद आ गया था कि ये कहाँ से पार्टिसिपेट किए थे? तो ऑप्शन दिया पटना, लेकिन एक्सप्लेनेशन क्या दिया BPSC? तो ये बोला कि बाबू वीर कुंवर सिंह आरा जरूर थे, लेकिन मानसिक रूप से वो पटना से पार्टिसिपेट किए थे। एक सवाल और पूछा जाता है कि पटना से नेतृत्व किसने किया था? तो जो पटना से नेतृत्व किया था, पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। क्वेश्चन तो बहुत है, तो उसको आप NCERT सीरीज में हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, लाहौर संयंत्र कांड में निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को फांसी नहीं हुआ था? तो बटुकेश्वर दत्त को, ठीक है। हुआ किसको किसको था? एक सवाल और ये ध्यान रखना है, ये जो हुआ किसको था? तो भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को। जी हाँ, ये पूछा जाता है कि जो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस कांड के लिए, किस घटना के लिए फांसी दिया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र कांड या केस के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे भारत में जैविक विविध हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना जाता है? तो किसे जाता है? तो पश्चिमी घाट को। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ठीक है। भारत ऐसे 4 जैविक हॉटस्पॉट के अंतर्गत आता है। एक तो ये पश्चिमी घाट है, उसके अलावा सुंडालैंड है। ये पश्चिमी घाट कहाँ तक है? तो श्रीलंका है। जी हाँ, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पश्चिमी घाट में श्रीलंका है। आप नहीं समझे, देखिए ये जो पृथ्वी है, जो हम लोग हैं, लेकिन पानी के अंदर जो ज़मीन है, जो पश्चिम घाट है, उसी का पार्ट क्या है? श्रीलंका है। जैसे कि आप ज्योग्राफी में ये पढ़े होइएगा कि ये जो है, मतलब मेघालय पार्ट किसका पार्ट है? तो ये मेघालय है। तो ये जो पेनिसुला इंडिया है, यानी भारत का, ये जो प्रायद्वीपीय भारत का ही ये पार्ट है। बस मालवा गैप के पास यहाँ पे क्या हो गया?
घिस गया इसलिए ऊपर से पता नहीं चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिकी तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है। तो नहीं कौन सा है, तो देखिए पोषण स्तर की कम संख्या। पोषण स्तर मतलब क्या हुआ, इसको थोड़ा सा मैप में देख लीजिए, मैप नहीं बल्कि फ्लो चार्ट में देखिए। कोई भी पोषण स्तर है ना, जैसे 1 2 3 मान लेते हैं, जो पोषण स्तर है मतलब एक से दूसरे पोषण स्तर जाने में केवल 10% का एनर्जी ट्रांसफर होता है। ये किसने दिया है, तो इसको कहते हैं लिंडनमान दिया था, और इसीलिए इसको लिंडनमान थ्योरी भी कहते हैं। मतलब नहीं हुआ, जैसे कि मानिए यहाँ पर 1000, ठीक है, 1000 एनर्जी किलो कैलोरी एनर्जी है, इसमें 1000 है तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 10/100 यानी 100, यानी दूसरा पोषण स्तर पर कितना एनर्जी आया 100, फिर इसका 10% तीसरा पर कितना आ जाएगा 10। मतलब पोषण स्तर कम होगा संख्या तो क्या होगा, एनर्जी कम जाएगा। जब एनर्जी कम जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है जैव विविधता अर्थात जीव जंतु की संख्या कम होगा। सिंपल सी बात है, भूखा तो कोई ज़्यादा दिन तक रह नहीं सकता है। इसीलिए बाकी क्या है, तो बाकी पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता होना चाहिए, जी हाँ, मध्य व्यवधान ये भी होना चाहिए, और पारिस्थितिकी तंत्र की आयु ये सभी होना चाहिए। आंसर क्या होगा आपका डी। 73 निम्न में से कौन प्रवाल निरंजन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो ऑप्शन डी वैश्विक ऊष्मन यानी वैश्विक टेम्परेचर जो है ये क्या करता है, मतलब उसको हानि पहुंचाता है। ठीक है, देख शैवालों का प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न होने के कारण क्या होता है, वो सफ़ेद हो जाता है। जब सफ़ेद हो जिसे प्रवाल ग्रहण नहीं करता है, जब प्रवाल ग्रहण नहीं करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और पूछा जाता है, वर्तमान समय में विश्व में 58% जो है वो प्रवाल क्या है, संकटग्रस्त के सूची में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 74 निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है। ऑप्शन सी, यह एक बंद तंत्र, जी नहीं, एक ओपन है। ठीक है, यानी क्या है, यह जैविक और अजैविक दोनों घटकों से युक्त है, बिल्कुल। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, जी हाँ, और यह प्राकृतिक संसाधन का तंत्र है। तो आंसर क्या होगा, आंसर सी, ये नहीं है। और एक सवाल और पूछा जाता है, ये जो सर्वप्रथम जो इकोलॉजी शब्द किसने दिया था, इकोलॉजी शब्द दिया था अर्नेस्ट हैकल 1869 में। क्वेश्चन नंबर 75 निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। तो कौन सा है, ऑप्शन ए धान का खेत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 फूड चेन में मानव है। मानव क्या है फूड चेन में, तो प्रथम तथा द्वितीयक उपभोक्ता, प्रथम एवं द्वितीयक उपभोक्ता है, क्योंकि वह सर्वहारा है, क्योंकि दोनों चीज़ खाता है, पेड़ पौधा भी और जानवर भी, इसलिए वह प्रथम और द्वितीयक दोनों है। क्वेश्चन नंबर 77 जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो मेन क्या है, आवास का विखंडन अर्थात प्राकृतिक आवास का विनाश, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 भारत में निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम वन जीव को संरक्षण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसमें 5 सूची है, सूची 1 2 3 यानी शेड्यूल 1 2 3। इस शेड्यूल के माध्यम से क्या होता है, किसी जीव को कितना संकटग्रस्त है या उस पर कितना पनिशमेंट होगा, इसको दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78 सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो कहाँ होगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। कैसे, आपको कई बार बताया चुका है कि उष्णकटिबंधीय वर्षावन अर्थात यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगा, पेड़ पौधा ज़्यादा होगा, पेड़ पौधा ज़्यादा होगा तो जीव जंतु ज़्यादा होगा, जीव जंतु ज़्यादा होगा, इसी को तो कहते हैं जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 80 भारत के जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना प्रकाशित हुई। तो कब हुआ था, 2008 में। ठीक है, 2008 में, जून 2008 में ये प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 क्या कह रहा है, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एकदम आसान क्वेश्चन है, क्या है, ऑक्सीजन। ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मतलब कभी कभी आपको क्वेश्चन तो टफ लगेगा, बट नीड टू फोकस ऑन ऑप्शन एंड एलिमिनेट दिस ऑप्शंस टू पिक अ करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 क्या कह रहा है कि उर्वरक के अत्यधिक प्रयोग से होता है। सिंपल सी बात है, क्या होगा, तो मृदा प्रदूषण। ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा मृदा भस्म के कहाँ जाएगा, जल में।
तो जल प्रदूषण होगा, ठीक है, या मृदा में जो मृदा उड़ेगा वायु में, तो ठीक है, धूल कण के माध्यम से वायु प्रदूषण भी होगा, अर्थात उपरोक्त सभी। क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, जैव विविधता को अधिकतम संकट है। तो ऑप्शन, एक सेकंड फ्रेंड, 83 1, हाँ 1 होगा, प्राकृतिक निवास एवं वनस्पति के विनाश। जी हाँ, मेरा प्राकृतिक निवास अगर विनष्ट हो गया या नष्ट हो गया तो स्वाभाविक सी बात है जीव जंतु मरने लगेगा। जब जीव जंतु मरेगा तो जैव विविधता खत्म होगा, जब जैव विविधता खत्म होगा तो सर्वाधिक संकट हो गया। क्वेश्चन नंबर 84, ये ABCD करके ऑप्शन दे रखा है। जी हाँ, इसको देखते हैं। ये देखिए, ये सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है और UPSC UPPCS के लेवल का क्वेश्चन है। शिक्षक भर्ती में इसकी संभावना बहुत कम है, एक दो पूछ भी जाए तो घबराना नहीं है, इतिहास गवाह है। आसान क्वेश्चन गलत हुआ तो रिजल्ट ना होगा, इसलिए टफ क्वेश्चन पे ध्यान ना, आसान क्वेश्चन गलत ना। क्वेश्चन नंबर 84 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक है? प्रमुख कारक कौन सा है? तो जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन। जी हाँ, ऑप्शन ए होगा। जब ए होगा तो ऑप्शन ए मतलब एक सही है, तो ऑप्शन ए खत्म, चूंकि इसमें एक दिया ही नहीं है। दूसरा क्या कह रहा है? तेल चालित और स्वचालितों की संख्या में विस्फोटन। जी हाँ, ये भी होगा, यानी बी है, तो बी इसमें नहीं है, तो ये खत्म। अब बचा सी और बी, यानी बी और सी में देखना कौन सा है। तीसरा क्या है? स्वर धातक में वृद्धि, यानी जो स्वर प्रज्वला उसमें वृद्धि होगा, तो जी हाँ, ये क्या होगा? ये नहीं होगा, क्योंकि स्वर ज्वला आता है वो, उसको बहुत ज़्यादा जलवायु परिवर्तन से मतलब नहीं है, ठीक है। नहीं, क्या होगा? अत्यधिक बंद उन्मूलन, यानी 4 तो गारंटेड होगा, 4 गारंटेड, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। मतलब ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए मैं बार बार कह रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चंस को थोड़ा सा ज़्यादा देर तक टाइम देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 85 फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को हिट कर लें। साथ ही साथ अगर आप करेंट अफेयर के PDF देखना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, NCERT सार संग्रह देखना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, SCERT देखना चाहते हैं वो भी मिल जाएगा, यानी समग्र तरीके से आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकीय तंत्र में पौधे का जैविक पदार्थ अधिकतम क्या होता है? अधिकतम है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, ऑप्शन बी। क्यों यहाँ पर जैविक पदार्थ अधिक है? देखिए, यहाँ पर फॉरेस्ट ज़्यादा है, वन है तो ज़्यादा फॉरेस्ट होगा, ज़्यादा फॉरेस्ट है ज़्यादा पत्ता गिरेगा, ज़्यादा पत्ता गिरेगा तो ज़्यादा क्या होगा? जैविक पदार्थ की संख्या ज़्यादा होगा, अर्थात यहाँ पर ह्यूमस की संख्या भी, ह्यूमस ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो नहीं कौन सा है? देखिए, पारा मिनीमाता रोग यानी सही है, कैडमियम इटाई ये भी सही है, नाइट्रेट आयन ब्लू बेबी सिंड्रोम ये भी सही है, तो फ्लोराइड आयन यानी अपच ये क्या है? गलत है, यानी आपका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता माना जाता है? कितना? निम्नलिखित में से किसे नहीं, तो कितना होना चाहिए, कितना माना जाता है, कितना होना चाहिए? तो होना चाहिए 0.03। जी हाँ, कितना होना चाहिए? 0.03, लेकिन है कितना यहाँ पे? तो इसकी मात्रा थोड़ा सा बढ़ के 0.04 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया? तो पारित किया था 1980, लेकिन 1988 में एक चीज़ आप सुनते हुएगा, 1/3 वन होना चाहिए, ये कहीं कहीं 1988 से संशोधन के बाद लाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर है, ठीक है, टेंशन लेने का मतलब नहीं है। भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है, यानी गर्मी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको गुस्सा ज़्यादा उठेगा, मतलब ये कहीं कहीं बातें सही कहने की कोशिश कर रहा है। दूसरा क्या है कारण? कि मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। ये बातें तो सही है, यानी दोनों बातें सही है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। खाद्य सुरक्षा से सामाजिक तनाव नहीं बढ़ रहा है, वो अलग कारण है, यानी बी सही होगा। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 90, कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है निम्नलिखित में से? तो कौन सा है? ऑप्शन बी होगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कब इसका स्थापना हुआ था? 1936 में, 1936 में, ठीक है। उस समय क्या नाम था इसका? हेली नेशनल पार्क। क्या नाम था? हेली नेशनल पार्क। फ्रेंड्स अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91 से क्या दिख रहा है आपको? रीजनिंग, मैथ रीजनिंग है, तो इसका सॉल्यूशन भी दिखेगा आपको कहाँ? नीचे। जी हाँ, आपको सॉल्यूशन दिख रहा होगा, दिख रहा है ना? जी हाँ, ये सॉल्यूशन है, यानी मैथ का एक्सप्लेनेशन और रीजनिंग का एक्सप्लेनेशन पीडीएफ इस क्वेश्चन में इंसर्ट कर दिया गया। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद फ्रेंड्स।